हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विचारक हैं और अधिकारियों को नियुक्त करने की एक संस्था यूपीएससी से भी आपका अनुभव है, तो काफ़ी कुछ उस सुधार कार्यक्रमों के बारे में आप जानकारी रखते होंगे। संबित पात्रा साहब हैं, बीजेपी नेता हैं, बीके चतुर्वेदी हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव हैं और आप योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता, अतुल कुमार अंजान सीपीआई हैं। संबित साहब, आपकी सरकार बनी है, एक व्यक्ति के लिए आप अध्यादेश लेकर आए, ये विपक्ष का आरोप है। उन व्यक्ति की काबिलियत से आप किसे बनाएं, इससे विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है, सबने साफ किया है। लेकिन पहला ही काम आप अध्यादेश से करते हैं और एक ऐसे अधिकारी को लेकर आते हैं जिसकी नियुक्ति ट्राई के मौजूदा नियमों के अनुसार अयोग्य है। उसमें यही लिखा हुआ है कि जो ट्राई का एक बार चेयरमैन रहेगा वो फिर किसी अन्य नियुक्तियों के लिए इलिजिबल है, अयोग्य है। देखिए, मैं एट द आउटसेट एक विषय ये रखना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस अब्यूज के लिए है या राइटफुल यूज के लिए है, ये महत्वपूर्ण विषय है। आपके शो में आने से ठीक पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनके बयान को पढ़ रहा था बड़े ध्यान से। उन्होंने लिखा कि जो कानून है आर्टिकल 1, 2, 3 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट कर सकते हैं। उसके आगे के 4 लाइन में पढ़ के जरा आपको सुनाना चाहूंगा। There is no constitutional infirmity in this ordinance with the ordinance in question। अर्थात ये जो ऑर्डिनेंस है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है। The only question, मैं 3 लाइन पढ़ दूं उसके बाद। जरूर। The only question remains about the propriety of executive action in this regard, that is at best a moral issue, not a constitutional or a legal one। And वो conclude करते हैं, national interest should prevail over any technical argument। अगर हमें लगता है कि एक राइटफुल यूज से अंततः नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रहेगा, मोरालिटी स्थापित होगी और एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से काम करेगा, तो मुझे लगता है ऑर्डिनेंस आपने संविधान के जिस भी प्रावधान का जिक्र किया उसमें मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होना चाहिए। और सवाल यह भी नहीं था कि क्या आप गलत तरीके से ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। सवाल ये था कि जब ट्राई या किसी भी इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं जिसके चेयरमैन से ये अपेक्षा की है संसद ने कि वो सबसे स्वतंत्र रहेगा सरकार या बाजार की शक्तियों से और वो कोई पद नहीं लेगा, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी किया जाता है, आप वैसे व्यक्ति को प्रधान सचिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो है अध्यादेश तो एक नहीं, आप मेरे लिए नहीं ला सकते हैं अगर कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में। पहले तो कोट इसलिए किया क्योंकि व्यूअर को लगना नहीं चाहिए कि कुछ गैर कानूनी है, ये बिल्कुल कानून के अंतर्गत है और केवल मोरालिटी क्वेश्चन है। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर आज राजीव प्रताप रुड्डी जी ने सुबह दे दिया है। अच्छा, क्या? देखिए, वो जो एनोमलीज हैं, जितने भी ये रेगुलेटर बॉडीज हैं, सेबी है, आपका कंपटीशन कमीशन है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं, इनमें भी यही कानून होना चाहिए। समानांतर बॉडीज हैं, ये भी रेगुलेटर्स हैं, मगर इनमें इस प्रकार का प्रावधान अच्छी दलील आप लोग निकाले हैं। अच्छी दलील। अगर एनोमली है, अब आप इसकी एनोमलीज यानी कमियां बता रहे हैं कि इसमें कहीं 2 साल है, कहीं 4 साल है, तो हम सबका बराबर कर। तो ये एनोमलीज हैं, एनोमलीज को रेक्टिफाई करना ये, मगर ये जो आर्गुमेंट में दे रहा हूं ये टेक्निकल। आप कहिए कि हम नियुक्ति करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपको नियुक्ति करने का पूरा अधिकार है, क्या कर लेगा रवीश जी, है ना। लेकिन आप मैं जो ये कह रहा हूं, मैं भी मान रहा हूं कि मैं एक टेक्निकल आर्गुमेंट दे रहा हूं। आप जो कह रहे हैं अच्छी बया आप आर्गुमेंट नहीं, तो ये टेक्निकल आर्गुमेंट कर रहा हूं, मगर दिल से मैं कह रहा हूं कि इसमें मोरालिटी का अगर इश्यू है तो हमने मोरल ग्राउंड पे ही ये डिसीजन लिया है कि एक व्यक्ति जिसके दामन पर दाग नहीं है, हमें अर्जेंटली देश वो मैंने कहा, वो दुनिया कहती है कि ईमानदार व्यक्ति हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, खुद कांग्रेस कह रही है, अजय माकन जी पहले दिन ही निकल के कह रहे हैं कि व्यक्ति के दामन पर कोई दाग नहीं है, कोई सवाल नहीं। टीआरएआई का एक नियम बदल रहे हैं, उसके लिए एक नियम बदल रहे हैं आप, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति इस पद पे रहने के बाद सुना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट लाइन, अध्यादेश ना लाते, आप कानून ही लेकर आते। रवीश जी, एक लाइन मैंने पढ़ा कि फॉर द नेशनल इंटरेस्ट टेक्निकल। ये एनोमलीज आप लोकपाल में भी दूर करेंगे क्या कि उसमें लोकपाल एक कानून जो हमारा आइन है, जो हमारा लॉ है, ये मुझे एक लाइन बोलने दीजिए। आप मुझे संतुष्ट कीजिए ना, मैं तो अब आपसे झगड़ा नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? संतुष्ट करूंगा बिल्कुल। देखिए, एक हमारे आइन में, हमारे कानून में कहा जाता है, जो बात माना जाता है कि 100 गुनहगार जो है वो छूट जाए, मगर एक अच्छा आदमी फांसी पे इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है सर। ये इसका लेना देना नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, एक व्यक्ति जिसके दामन पे दाग नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर सकते। मैंने कैंसर से जुड़ी हुई बात पूछी है, आप ये गायनोकोलॉजी वाला मत बताइए। आप मुझे ये प्रश्न आपको उत्तर दीजिए कि आपको इसमें इम्प्रोप्राइटी कहाँ लगा है ना? इसमें इम्प्रोप्राइटी कहाँ है? उस व्यक्ति में दाग है क्या? सही में पुरुषोत्तम जी इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। देखिए, ऐसा है
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पीएम अगर अपनी टीम नहीं बना सकते तो कौन बनाएगा? ऐसा है कि व्यक्ति पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, सिविल सर्वेंट्स में एक चुटकुला चलता है, वो ये कि आप मुझे चेहरा दिखाइए, मैं आपको नियम दिखाता हूँ। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो आपका चेहरा मुझे पसंद है तो आपके लिए एक कानून हो जाएगा, इनका चेहरा नहीं पसंद है तो इनके लिए कानून कुछ और हो जाएगा। नहीं होगा तो बदल दिया जाएगा। ये जो ट्राई के या इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज के चेयरपर्सन्स सरकार में वापस नहीं जाएंगे, ये नियम 2 साल पहले तो बना नहीं है। ये नियम जैसा इस प्रसंग में आपने बताया 97 सालों से चला आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि जब ये नियम बन रहा था तब भाजपा ने इसका विरोध किया था क्या? तब क्या भाजपा ने ये सोचा था कि ट्राई के अध्यक्ष पद पर कोई ईमानदार, कोई कर्मठ, कोई आदर्श व्यक्ति आप बैठा देंगे, फिर उसे आप सरकार में नहीं लेंगे? तो आदर्श व्यक्ति ही अपेक्षित है, वही बैठेगा। सुनिए ना, तो ये गलत है, ऐसा नियम मत बनाइए। ऐसा कभी नहीं किया भाजपा ने, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी आप यहां देखें तो 2 साल, ये नहीं कहा गया है कि 5 साल बाद बन सकते हैं, 2 साल। क्योंकि जिस व्यक्ति को लाने का मन प्रधानमंत्री ने बना लिया है, उनको लाने के लिए 2 साल की समय सीमा। मेरा निवेदन संवित जी से और सरकार से केवल इतना है, बात व्यक्ति की नहीं है, बात है मर्यादाओं की, बात है कानून के साथ मनमानी करने और ना करने की। ठीक है। और ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि चूंकि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा करेंगे, चूंकि आ ने ऐसा किया था इसलिए बा ऐसा करे तो ये जायज हो जाएगा। मेरा केवल एक कहना है कि इस तरह के नियम जब बनते हैं तो हमारे नियम बनाने वाले, हमारे कानून बनाने वाले इन चीजों पर क्यों नहीं विचार करते? ये वैधानिक आयोग है, इन पर आप एक नियम बना रहे हैं और उस नियम का तर्क है, जैसे आपने खुद अपनी प्रस्तुति में बताया, उस नियम का तर्क है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप ऐसे फैसले लेंगे जिनसे सरकार भी प्रभावित होगी और टेलीकॉम के मामले में जिससे बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रभावित होंगे, पैसे वाले लोग प्रभावित होंगे। तो आपके फैसले जो हैं वो निष्पक्ष रहें, आपके फैसलों पर कोई उंगली ना उठे, ना केवल वो निष्पक्ष रहें बल्कि निष्पक्ष दिखे। इसलिए एक मिनट रवीश, इसलिए ऐसी स्थिति की व्यवस्था की गई कि ये ना हो कि आपसे कोई अपनी मर्जी का फैसला करवा के सरकार बाद में आपको ओबलाइज कर दे, उपकृत कर कोई पद ये दे, नियम 2 इसीलिए साल बनाए जाते हैं। आप 2 साल वेट कर लीजिए, हमारे लिए फैसला दीजिए, फिर हम आपको कुछ बना देंगे। ये इसीलिए 5 साल के दौर में ये ऐसा हो सकता है। अगर या तो भाजपा इस बात को सिद्धांततः अपोज करती और जब ये नियम बनाए जा रहे थे तब विरोध करती। अब एक व्यक्ति को लाने के लिए आप इस प्रसंग में नियम बदल रहे हैं, कल को कोई और सरकार आएगी, ऐसा तो है नहीं कि आजन्म भाजपा की ही सरकार रहेगी, कल को कोई और सरकार आएगी, वो किसी और प्रसंग में अपनी मर्जी का कुछ करने के लिए कानून कोई ऑर्डिनेंस ले आएगी। बीजेपी ने 2 साल का लाया था तो हम 1 साल का। इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेवार सरकारों को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप मुझे चेहरा दिखाइए, मैं आपको नियम दिखाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आउटसेट में एक ही सेंटेंस बार बार दोहराऊंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप अब्यूज कर रहे हैं या राइटफुल यूज कर रहे हैं। और इस केस में जैसे हर कोई कह रहा है अगर वो TRAI के चेयरमैन नहीं रहते, देखिए मैं एक सेकंड, उनकी योग्यता, सर मैं एक पॉइंट कह दूं। आपने जो पॉइंट कहा कि ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में वो जो जुमला चलता है कि आप हमें चेहरा दिखाइए, हम आपको रूल दे देंगे, गलत है। नहीं बिल्कुल सही है। ये हर जगह ये हम लोग सब सुनते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए सुनिए, अब कर भी बिल्कुल नहीं करनी है कथा है रवि जी। अगर यही है, ये जुमला सत्य है भी, तो कोई भी सरकार हमारे बाद भी किसी को अपॉइंट कर सकती है। आप वो बारू साहब की किताब पढ़ लीजिए, क्या क्या हुआ था, सब पता चल जाएगा। सवाल ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मगर आप देखिए कि एक TRAI के चेयरमैन को आपने बनाया है जिसकी शर्त है कि वो व्यक्ति इस पद से रिटायर होने के बाद किसी भी पद के लिए अयोग्य हो जाए। नहीं, देखिए टेक्निकली मैंने आपको तभी तो आप देखिए, आप लोगों ने इतनी अच्छी बहस की, आप जरूर उस पर रखिएगा, उनको बात कर लें, फिर मैं आता हूं। मैंने टेक्निकली इसको अपोज ये कह के कर दिया था कि देखिए सेबी है, कंपटीशन कमीशन है, इनमें ये रूल नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से एक यूनिफॉर्मिटी रूल का होना चाहिए। आप मुझे टेक्निकली आर्ग्यू करने के लिए कहेंगे तो वही करूंगा, मगर दिल से आर्ग्यू करने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, दिल से आर्ग्यू करने के लिए कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि देखिए ये रूल तो कोई भी सरकार बदल सकती है। कांग्रेस बार बार हंसकर साहब से शुरू करके अभी तक चलता आ रहा है ये विषय। मगर मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस का कैसे यूज हुआ। आप देखिए ऑर्डिनेंस, एक सेकंड, अंतिम दिन जब पिछले लोकसभा का अंतिम दिन था, कांग्रेस चाहती थी ऑर्डिनेंस लाए, और जो आज हम बिल हमने पारित किया, विसल ब्लोअर बिल इत्यादि, उसको अंतिम दिन पारित किया जाए। आखिरकार प्रणब मुखर्जी साहब ने दिखाया। नहीं, इसमें एक पॉइंट है जो मुद्दे का उठाने का मतलब ये नहीं कि आप 99 चीजों में गलत हैं। मैं एक लाइन कह दूं, अब मैं समाप्त करके बैठूंगा, एक ही लाइन कहूंगा। देखिए
उस समय पूरे तिजोरी को समाप्त करने के बाद आप ताला डालने की बात नहीं, ऑर्डिनेंस ये से कर वाला- रहे ये हैं। बात- आज हम पहले दिन ताला डालना चाहते सिर्फ हैं। इसमें हम पहले दिन पहला ताला दिन डालना बिल्कुल तिजोरी में पहला दिन ही मोरालिटी का ताला रहना चाहिए। पहला दिन आप ये कह रहे हैं मोरालिटी का ताला है। सेकंड डे ही ऑर्डिनेंस आया था। मोरालिटी का ताला इसलिए है क्योंकि आप लोग यदा यदा ही धर्मस्य। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक अच्छे आदमी को सिस्टम में लाया जाए जो परिवर्तन करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे, बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप मुझे में लग आप रहा लोग- हाँ मैं संक्षेप 1 मिनट प्लीज। मुझे लगता है कि बड़ी सफलतापूर्वक बात को बहस को मुद्दे से भटका दिया गया है। मुद्दा ये नहीं है कि आप अच्छे व्यक्ति को सिस्टम में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, मुद्दा है लाने के ढंग का। मैं एक मिसाल देता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति अच्छा लग सकता है, इच्छा उनकी हो सकती है। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री को कोई प्रोफेसर इस योग्य लग सकते हैं, कोई पत्रकार इस योग्य लग सकते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, बना देंगे वो मंत्री। कायदा ये है, कानून ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन मंत्री को संसद का सदस्य भी बनना होगा, चाहे लोकसभा के जरिए चाहे राज्यसभा के जरिए। ये कायदे की बात है। बात ये नहीं है कि आप योग्य व्यक्ति को ला रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति को ला रहे हैं। आप व्यक्ति, एक मिनट प्लीज, एक बात ये कि आप व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता पर बात को ला करके जो असली मुद्दा है प्रोसीजर का, उससे भटका रहे हैं। दूसरी बात यह कि ऑर्डिनेंस को कानून में आप बदल रहे हैं। सुनिए रवि जी, वहां मुद्दा यह है कि जब ये कानून बना था तब आपने विरोध नहीं किया था। आज आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप रिकॉल भी तो कीजिए ना, गूगल कीजिए। कानूनों के प्रति 99 का विरोध गूगल में नहीं मिला। ज्यादा समय ले रहा है। कानूनों के प्रति सुविधा का रवैया मत अपनाइए। कानूनों के प्रति सुविधा का रवैया मत अपनाइए। आप भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं। आप बात प्रोसीजर की, ये बात अब आप चुप हो जाइए। इसलिए नहीं भटका रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी तो है ही नहीं, मोरल ग्राउंड है, तो मोरालिटी पे ही तो बात करते हैं। एक संवैधानिक व्यक्ति को करने के लिए आप उठा रहे हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी क्या है? ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, रैटिफाई होगा ऑर्डिनेंस। संबित पात्रा जी को मैं नहीं समझा पा रहा हूं और वो मुझे नहीं समझा पा रहे हैं। ये आज झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच में। क्या आप हमारे दर्शकों को और जागृत कर सकते हैं इस मामले में कि जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं वही सत्य है, उस सत्य के अलावा बाकी सब मिथ्या है? देखिए, आपके सपोर्ट में सवाल पूछ रहे हैं जी। चतुर्वेदी साहब, आप जी आप ही से पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं और उसके बाद में हमें ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि अभी तक एक भारत सरकार में एक प्रथा रही है कि प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट अपने निजी स्टाफ का स्वयं चयन करते हैं और उसमें वर्किंग या फॉर्मर ऑफिसर्स का चयन करते हैं वो। और उसके लिए यदि नियम हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को नहीं रखेंगे या रिटायर्ड लोगों को नहीं रखेंगे, तो उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध उनको एक छूट दी जाती है। तो पहली बात तो ये कि ये प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट्स को मैंने भी कई एक जो अपॉइंटमेंट्स किए थे, तो इसके बारे में ये छूट रहनी चाहिए कि वो अपनी टीम का स्वयं चयन करें। दूसरी बात ये कि ये जो TRAI का एक्ट है, क्या इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं और जो दीर्घगामी रहने चाहिए कि नहीं? तो देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें कई पद हैं, जैसे एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद है। इनमें तो स्पष्ट रूप से ये लिखे गए हैं कि रिटायरमेंट के बाद इनको सरकार के साथ कोई जॉब्स नहीं मिलेंगे और इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को किया गया क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार को देखते हैं, तो इसलिए इनको लिए विशेष रूप से किया गया है। लेकिन इसके अलावा जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, चाहे CERC लीजिए, चाहे सेबी लीजिए, चाहे कंपटीशन कमीशन लीजिए, चाहे कोई और एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी लीजिए, कोई भी लीजिए रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनमें कहीं पर भी ये नियम नहीं है। उनमें नियम ये है कि आप कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं जो सरकार के साथ। अब सवाल ये है कि ये 1997 में ये नियम बना था। 1997 में उस समय TD SAT का नहीं बना था, सिर्फ ट्राई था और ट्राई सब कुछ था। तो इसलिए जब 2000 में किया गया और TD SAT बना, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। या तो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हम लोग उसके ऊपर विचार करें और देखें, और ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा प्राविधान है कि 2 वर्षों बाद लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, 2 वर्षों का बैन है।
तो यहां तो हम लोगों ने परमानेंट बैन लगा दिया है भारत सरकार से और राज्य सरकार से लेने पे। तो मेरे विचार से जहां तक मेरिट का प्रश्न है, हम लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल इसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट बैन तो उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में तो जो भी विचार हो राज्यसभा को और दो क्लैरिफिकेशन चाहता हूं सर, 2 स्पष्टता चाहता हूं। एक, आपने कहा कि कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, क्या आप ये कह रहे हैं कि TRAI पद से रिटायर हुआ व्यक्ति सरकारी नौकरी ले सकता है, सरकारी जिम्मेदारी या स्लैश नौकरी ले सकता है? ले सकता जी ना, सरकारी नौकरी, यही तो मैं कह रहा हूं कि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट तो अभी पहले 2 साल था, अब 1 साल कर दिया, लेकिन सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं ले सकता है वो, नहीं ले सकता, ना राज्य सरकार की ना भारत सरकार की। तो सवाल ये है कि इसके विषय में क्या प्राविधान होने चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए, इसके ऊपर हम लोगों को अपनी एक चर्चा करनी चाहिए। और यदि हम लोग समझते हैं उस चर्चा के बाद कि ये सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हम लोगों को ये परमानेंट बैन लगाना चाहिए, तो ये फिर हम लोगों को ये ऑर्डिनेंस को पास नहीं करना चाहिए। और 2 राजनेता हमारे साथ हैं, तो मेरे हिसाब से अगर नहीं समझते हैं ये, तो ये फिर सवाल ये है कि ये ऑर्डिनेंस रूट था, उपयुक्त था, नहीं था। अब इसके बारे में तो प्रथम दृष्टया तो प्रेसिडेंट साहब निर्णय लेते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि ये उपयुक्त था। नहीं, उसमें कोई बहस भी नहीं है कि ऑर्डिनेंस सही था या नहीं था, वो सरकार के इख्तियार में आता है, एक नहीं रोज ऑर्डिनेंस बना सकते, इसमें क्या। पर अतुल अंजान जी, हम ये जानना चाहते हैं, 2 बातें यहां पर हो रही हैं। संबित पात्रा बार बार ये इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक काबिल व्यक्ति को लाया गया देश हित में, और ऑर्डिनेंस लाना सरकार का अपना हक है, वो ला सकती है, इसमें कोई भी वैधानिक गड़बड़ी नहीं हुई है। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि बात है कायदे की, मर्यादा की, है ना। चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी और जो संवैधानिक बॉडीज हैं, दोनों में अंतर वो कर रहे हैं। यहां भी CVC या CAG या फिर TRAI या SEBI जैसी संस्थाओं में वो अंतर कर रहे हैं, और फिर उसकी तुलना अमेरिका से कर रहे हैं कि वहां पर ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाती रही है। तो अब हम ये बहस कर सकते हैं इस बात को लेकर, और करना चाहिए। रवीश जी, ये बहस मैं इसलिए कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ही सरकार का काम ऑर्डिनेंस से होता है। देश में क्या अधिकारियों में कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है? मैं आप लोग लगातार सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्र बहुत ईमानदार आदमी है। कौन सी ईमानदारी है भाई? आपने रखा है उनका रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से ला करके। BK चतुर्वेदी जी भी उत्तर प्रदेश के हैं, वो सब थे, छोड़िए उनकी बातें। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, मैं पूरी चर्चा करना चाहता हूं, उनके ऊपर चर्चा कर सकता हूं। लेकिन प्रश्न ये है कितने वो, क्या इस तरह के अधिकारी, आप मंत्रियों से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को आप नहीं लाएंगे, हम सरकार का जो सेंट्रल पूल है उसी में से अपने पदाधिकारी और अपने एडिशनल PS चुनिए, और आप पूरी की पूरी प्लाटून गुजरात से लेकर आते हैं जो पिछले 12 वर्षों से आपके साथ है। वो आपके सिर्फ जान पहचान के नहीं है, वो आपके निकटस्थ, आपके घनिष्ठ लोग, आपके रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्रिय हो गए हैं। तो आप अपने लिए ला सकते हैं, दूसरे नहीं ला सकते। और फिर एक ऐसे व्यक्ति को आप अपना प्रधान सचिव चुन रहे हैं जो कानूनन नहीं बन सकता। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अगर आप कानून तोड़ेंगे, एक व्यक्ति के लिए ऑर्डिनेंस लाएंगे, तो बड़ी खराब परंपरा शुचिता के नाम पर की जा रही है। और ये पहला ही शब्द बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत पवित्र। अरे भाई, अमेरिका का चतुर्वेदी जी, वो 25-26 करोड़ का देश है, उनके यहाँ आदमियों की संख्या और महत्वपूर्ण लोगों की कमी है। ये देश 125 करोड़ का है, इसके अंदर लोग लाइन में लगे हैं। एक सरकारी नौकरी के पीछे 69,000 नौजवान लाइन में खड़ा रखा हुआ है। और कितने IAS ऑफिसर्स हैं, कितने बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनको अवसर नहीं मिलता। नृपेंद्र मिश्रा जी अपनी चतुरता दिखा चुके हैं सब जगह। और कहा गया कि एक बात संवैधानिक रूप से कि निजी क्षेत्र के किसी का इतनी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की वो डील कर रहे थे, इसलिए उनको नौकरी से बाहर रहना चाहिए। ठीक है, ये विधान बनाया गया। आपने बिल्कुल सही सवाल हमारे अग्रवाल जी ने उठाया कि क्या जब ये नियम बन रहा था भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया? नहीं किया। लेकिन आप कहेंगे कि तब हमारे समझ में नहीं आया, तब हम अज्ञानी थे, अब हम ज्ञान वाले हो गए, अब हमको सारी जानकारी है। मैं समझता हूं ये एक गलत परंपरा का निर्वाह किया जाएगा जो आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है,
रणदीप, एक बार जब ये फैसला हुआ 28 मई को, तो आप लोगों ने एक फौरी प्रतिक्रिया जरूर दी थी कि आप भी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जैसे हम लाते थे हमारी आलोचना करते थे। लेकिन आप लोगों ने अब जाकर इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड पर उठाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपके भी गूगल द्वारा मतलब अगर शोध करें तो पता चलता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आप लोग भी अपने नेताओं को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया करते थे, ला चुके थे। ये सरकार भी एक अपने नजर से जो उसके नजर में काबिल व्यक्ति है उसको लाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है, इसमें क्या गलत है? रवि जी, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले मर्यादा, परंपरा, कानून, तीनों का उल्लंघन पहले 48 घंटे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया एक व्यक्ति विशेष को लाने को। मेरे मित्र ये कह रहे थे, पात्रा जी, कि प्रधानमंत्री को अपनी टीम चुनने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं सहमत हूं। पर इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। कानून से जो व्यक्ति प्रतिबंधित है सरकार के किसी भी नौकरी में आने के लिए, केवल उसके लिए ही क्यों कानून बदल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर कोई कानून में प्रतिबंधन नहीं उस पर विश्वास नहीं? देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद प्रधान सचिव का पद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है, आप और मैं ये जानते हैं। ऐसे में कानून, मर्यादा और परंपरा का उल्लंघन क्यों? दूसरी बात, 2000 भारतीय जनता पार्टी क्या कहकर सत्ता में आई अन्य मुद्दों के साथ? 2G मामला बार बार भाजपा ने उठाया। दयानिधि मारन जी पर, राजा जी पर बहुत सारे आरोप लगाए, उनमें से एक अभी जमानत पर छूटकर आए हैं, मुकदमा चल रहा है, दोनों पर चार्जशीट शायद दायर हुई है। आप 2006 से 2009 ट्राई के अध्यक्ष थे, आप उस मामले में गवाह बन गए। ए राजा जी जो फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, वो स्पेसिफिक एलिगेशन ये लगाते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई की अनुमति से किया। मैं मिश्रा जी की निष्पक्षता पर अभी इस समय प्रश्न उठाने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं, परंतु सवाल यह है कि इतने सारे प्रश्न चिन्ह के घेरों में जो व्यक्ति खड़ा है, उसको देश की सारी प्रधानमंत्री के अवलोकन के लिए जो मामलात आएंगे, नीतिगत निर्णय जो आएंगे, उसके लिए कानून बदलने की क्या आवश्यकता है? और तीसरा, अग्रवाल जी ने जो कहा वो हिंदी में कहा और अंग्रेजी में उसका अंग्रेजी अनुवाद है, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। वो ब्यूरोक्रेसी नहीं, इनके बारे में भी ठीक है। प्रधानमंत्री जी अगर यूपीए के अधिकारियों को नियुक्त करें तो वो ठीक है, वो प्रतिबंधित अधिकारियों को कानून से नियुक्त करें तो वो ठीक है, परंतु उनके मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति को यूपीए के अधिकारियों को भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं। क्यों? क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी जिसने यूपीए के साथ काम किया वो दागदार है? अगर ऐसा है तो फिर मिश्रा जी साफ किस प्रकार से हैं? ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। जब आप पहले 48 घंटे में कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, परंपराओं का निर्वहन करे से बचेंगे, तो सरकार में जो आपने नीतिगत और नैतिक बातें कह के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, उनका क्या होगा? ये कुछ मूलभूत सवाल हैं जिनकी वजह से कांग्रेस ने इस ऑर्डिनेंस का विरोध किया है। अब हम जवाब देना शुरू करते हैं। देखिए, उन्होंने 3 शब्द कहे मेरे मित्र ने कांग्रेस से, मर्यादा, कानून, परंपरा। अब जो सवाल उठाए नहीं, उन्हीं का छोड़ दीजिए, उसी में जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, लैटिन हिंदी का प्रयोग कम करें। आप सुनिए पहले कि जो पीजे थॉमस साहब सीवीसी थे, जब उनकी नियुक्ति की बात हुई तो राज्यसभा में भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने। सभी परंपराओं को ताक में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं कि 91-92 के पामोलिन केस में इनका नाम भी था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम था कि ये टीआरएआई में थे? नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सब जो शब्दों का प्रयोग किया गया है। संबित जी, क्या होता है ना, रवीश जी, आप दोनों इतने भारत में कांग्रेस और बीजेपी, रवीश जी, समझना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी है कि ये विषय रखे जाएं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट है दोनों सरकारों के बीच में, ये जनता जाननी चाहिए। आप देखिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वो 2G मामले में स्पेसिफिक एलिगेशन उन पर भी है, 2G मामले में सुरजेवाला जी से ही प्रश्न आप अपने कार्यालय में नियुक्त करते हैं तो फिर उस मामले की निष्पक्षता को कैसे देखा जाए? 2G मामले में सुरजेवाला साहब से ही क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मामला, मैं सुरजेवाला साहब से क्वेश्चन पूछता हूं। 2G मामले में यूपीए सरकार और खास करके मनमोहन जी कह रहे हैं कि ए राजा ही दोषी हैं,
वो उनको कुछ नहीं पता, मनमोहन जी को कुछ पता नहीं, ए राजा ही। और टीआरआई के चेयरमैन भी कह रहे हैं ए राजा ही है। अर्थात अभी सुरजेवाला साहब जो कह रहे थे कि निपेंद्र जी पे प्रश्न लगता है, तो क्या मनमोहन जी पे प्रश्न लगा रहे थे अभी बैठ के यहाँ पे? नहीं, ओब्लिकली मनमोहन जी पे प्रश्न लगा दिया उन्होंने। अंतर है उनके अंतर नहीं है सवाल उठाने में और आपके जवाब देने में बड़ा अंतर। बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर है। अभी देखिए वो सवालों के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं और आप सिर्फ जवाब के संदर्भ में जवाब दे रहे हैं। नहीं, गलत सवाल उठा दिया उन्होंने। आप देखिए उन्होंने अगर क्वेश्चन, उन्होंने अगर टीआरआई पे क्वेश्चन लगाया, क्या बनाते हैं आप? अगर वो व्यक्ति मनमोहन सिंह कार्यकाल के समय नियुक्त हुआ, इसका मतलब सुरजेवाला साहब ने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दे रहा था। 2G वाला जवाब मैंने दे दिया। जहां तक उनको सवाल लग रहा था कि निपेंद्र जी के पर्सनैलिटी में मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, वो उन्होंने उठा दिया कि एक तरह से ये तो उसमें इन्वॉल्व थे, 2G पे वो विटनेस है अभी प्रोसिक्यूशन के। तो मेरा तो कहना यही है, मनमोहन सिंह भी तो यही कह रहे हैं कि ए राजा ही दोषी है, तो एक तरह से इन्होंने एंटी कांग्रेस। दूसरा बिल्कुल नहीं, दूसरा मैंने पीजी थॉमस का एग्जांपल दिया जिसमें प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इनका आप सही हो गए। बिल्कुल नहीं सही। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वहां 1000 बुरों को बचाने की कोशिश की गई और यहां टेक्निकलिटी को साथ में रख के एक अच्छे को लाने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस को इतना परेशानी क्यों है? बड़े जिद्दी प्रवक्ता हैं। नहीं, आप कांग्रेस के ऑर्डिनेंसेस को देखिए और कंपेयर करिए बीजेपी के ऑर्डिनेंस। मुझे आपको कन्विंस करना है ना, तो आपको कन्विंस मैं नहीं हो रहा हूं अभी और मौका दूंगा ब्रेक के बाद। अच्छा, पुरुषोत्तम जी से कहने नहीं। देखिए रवीश, चूंकि आपका ये कार्यक्रम थोड़ा गंभीर कार्यक्रम होता है, इसलिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को। दिक्कत यह है कि हमारे राजनेता गंभीर से गंभीर समस्या को स्लैंगिंग मैच में बदल देते हैं, तू मैमे में बदल देते हैं। हम गलत कर रहे हैं, तुमने गलत किया था, तुमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया। सवाल ये नहीं है कि यूपीए की किन किन गलतियों से आपकी कौन कौन सी हरकतें जस्टिफाई हो जाती हैं, या बीजेपी की किस किस हरकत से यूपीए की कौन कौन सी गलती जायज ठहर जाती है। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए तक गूगल होता रहेगा कि ये भी कांग्रेस ने किया, ये भी बीजेपी। देखिए, मेरे लिए एक नागरिक के तौर पर चिंता का विषय ये है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, कोई अमरपट्टा लिखा के नहीं लाया है पॉलिटिकल ढंग से। संस्थाएं जो हैं, मर्यादाएं जो हैं, कानून का राज जो है, लोकतंत्र उससे बनता और उससे बिगड़ता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कानून बनाएंगे, अपने अपने लोगों को देख करके अध्यादेश लाएंगे और उन अध्यादेशों की जगह फिर कानून ले आएंगे। संस्थाओं का सवाल नरेंद्र मोदी ने काफी उठाया था। मैं रवीश जी, ना तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहता हूं, ना नृपेंद्र मिश्रा की, ना संबित पात्रा की, ना पुरुषोत्तम अग्रवाल की। ये सब व्यक्ति इररिलेवेंट है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बात कही गई, जो इन्होंने, अतुल ने कही और रंजीत जी ने भी कही, आपको एक योग्य व्यक्ति चाहिए, आपको एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। बाय ऑल मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद बहुत ही नाजुक पद है, बहुत ही सेंसिटिव पद है, उस पर एक निहायत ईमानदार, निहायत सक्षम अफसर को बैठना चाहिए। लेकिन एक अफसर जो किसी कारण, एक नियम या एक कानून के कारण उस पद पर नहीं आ सकते, आप किसी और अफसर को ले आइए। उन्होंने स्वीकार कैसे कर लिया? और या फिर अगर वो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, एग्जैक्टली, तो नृपेंद्र मिश्रा ने स्वीकार कैसे किया? उन्हें कहना चाहिए कि सर मैं ये नहीं बन सकता। प्लीज ध्यान दिला दूं कि नृपेंद्र मिश्र जी ने टीआरआई में रहते हुए इसका अपोज किया था। 5H जो कानून है, नहीं मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है। नहीं, आप बताइए, लेकिन मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। अभी आ रहा है, ये आप सुन लीजिए। मैंने आपको जैसे मिसाल दी, एग्जैक्टली मैंने आपको मिसाल सुन नहीं रहे दी। आप अमेरिका का उदाहरण ले लें, इंग्लैंड का ले लें, मैंने आपको एक मिसाल दी। इस देश में एक कायदा है कि प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन फिर उसको एक मिनट सुनिए। नहीं, आप सुनिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, मैंने नृपेंद्र मिश्रा का नाम ही नहीं लिया। आपने जो कहा ना, मैं तो नृपेंद्र मिश्रा का नाम ही नहीं लिया। आपने जो कहा नृपेंद्र मिश्रा को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, आपने कहा ये रवीश ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मुझे व्यक्तियों से मतलब ही था कि प्रधानमंत्री जी, मुझे व्यक्तियों से मतलब ही नहीं। इसमें मैं याद, उसकी मर्यादा ये कहती है, मुझे बहुत अच्छा कि आप मुझे योग्य समझते हैं, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे किसी से मतलब ही नहीं। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उन्हें ये भी कहना चाहिए, है ना, उन्हें नहीं स्वीकार करना। इसमें आप अगर गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने इस प्रावधान के खिलाफ, ठीक जिस प्रकार चेयरमैन रहते हुए प्रावधान के खिलाफ नहीं, चेयरमैन रहने के बाद जब आप उस पद पे पूरा रह लेते हैं, उसकी जिम्मेदारियों और उसकी शर्तों से हमेशा के लिए बंध जाते हैं। जैसे चतुर्वेदी जी उसकी जिम्मेदारियों और उसकी शर्तों से बंध जाते हैं। अगर मैं टीआरआई का चेयरमैन रहूंगा, अगर ये शर्त है, आप समझ रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने उठाया था इस विषय। अब बात यहाँ संस्था की आगे, अब नृपेंद्र मिश्रा वाले पे जवाब नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में केवल एक बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं फिर।